अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक्स का मेनली पहला टॉपिक कवर किया था विच वाज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि ऐसा कर्व जो कोई सी दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है जो कोई इकोनॉमी अपने तमाम प्रोडक्टिव रिसोर्सेस इस्तेमाल करके बना सकती है। आज हम चैप्टर 1 के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हमारे रह गए हैं। सबसे पहले आता है आपका स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ लेबर। Division of labor, dividing a task into smaller subtasks and assigning each subtask to a different person or a group, that is called division of labor. बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, हम किसी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर हर सब टास्क, हर पीस एक डिफरेंट पर्सन को असाइन करते हैं या एक डिफरेंट पार्टी या एक डिफरेंट ग्रुप को असाइन करते हैं और हर बंदा अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने का पाबंद होता है। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गारमेंट्स प्रोडक्शन की बात करें, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि एक फैक्ट्री शर्ट्स बना रही है, गारमेंट्स की प्रोडक्शन कर रही है, शर्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। इसमें होगा क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये आपका परचेज डिपार्टमेंट करके देगा। रॉ मटेरियल खरीदना परचेज डिपार्टमेंट के जिम्मे होगा। कटिंग ऑफ शर्ट्स, ये एक अलग पर्सन के जिम्मे होगी जिसके जिम्मे सिर्फ कटिंग होगी। स्टिचिंग का काम कोई अलग पर्सन करेगा। कॉलर्स और कफ्स किसी एक पर्सन के जिम्मे होंगे। बटन्स लगाना और इसकी क्वालिटी को चेक करना ये अलग पर्सन के जिम्मे होगा। पैकिंग का टास्क अलग पर्सन के जिम्मे होगा। कैरेज अलग बंदे के जिम्मे होगी और सेल एक अलग पर्सन के जिम्मे होगी या एक अलग ग्रुप के जिम्मे होगी। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। बेसिकली हमने एक शर्ट प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन किया क्या, उस शर्ट की प्रोडक्शन को डिफरेंट स्मॉलर सब टास्क के अंदर डिवाइड किया और हर टास्क एक अलग पर्सन को असाइन कर दिया, एक अलग ग्रुप को असाइन कर दिया, एक अलग डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा क्या होगा, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, repeating a task again and again makes a person master of it and he performs that task better than the others. जब कोई एक पर्सन एक टास्क को बार बार परफॉर्म करता रहेगा तो वो उसका मास्टर हो जाएगा, वो उसका माहिर हो जाएगा, वो उसके अंदर हाईली स्किल्ड या हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उस टास्क को दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। कि जब आप एक टास्क को बार बार परफॉर्म करते रहेंगे तो आप उस टास्क को दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन।
फॉर एग्जाम्पल, एक सीए का कोर्स पढ़ाने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी है। इट मीन कोई भी रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन प्रोवाइडर हो, वो 4 से 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करे और सारे के सारे सब्जेक्ट्स उन्हीं से पढ़वा ले। लेकिन होता क्या है, जितने भी आपके अकाउंटिंग कॉलेजेस हैं, सीए कॉलेजेस हैं, वो हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड टीचर हायर करते हैं। इंग्लिश के लिए मास्टर्स इन इंग्लिश होगा, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स का हाईली क्वालिफाइड पर्सन होगा, अकाउंटिंग के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, लॉ के लिए पॉसिबल है कोई लॉयर हो, ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, और कॉस्ट के लिए पॉसिबल है कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखा जाए। बेसिकली दैट इज स्पेशलाइजेशन, कि आप हर काम, हर स्पेशलाइज्ड टास्क किसी ऐसे बंदे से करवाएंगे जो अपनी फील्ड का माहिर हो, जो उस टास्क को बार बार परफॉर्म कर चुका हो। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। इसके बेनिफिट्स, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहला, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जब एक बंदा सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो दूसरों से बेहतर परफॉर्म करेगा। उसका इंपैक्ट क्या आएगा? आपके आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। आपकी लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इंपैक्ट क्या आएगा? इंक्रीज इन स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। जब आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो वो पर्सन अपने काम को ज्यादा स्पीड पे कर सकेगा। जब ज्यादा स्पीड पे करेगा तो आप कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकेंगे। तीसरा, डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। और जब आपके काम की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आपकी लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी एवरेज कॉस्ट के अंदर कमी आ जाएगी, यानी कि आपको पर यूनिट आउटपुट की जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं स्पेशलाइजेशन के। और स्पेशलाइजेशन के लिए जरूरी क्या होता है? आप डिवीजन ऑफ लेबर करें। आप एक टास्क को छोटे सब टास्क के अंदर डिवाइड करें और हर टास्क किसी अलग पर्सन को असाइन करें। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। Then comes opportunity cost. The cost of next best alternate foregone to avail an opportunity. किसी एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आप उसके बाद वाली जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी पड़ेगी, उसकी जो कॉस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को 3 जॉब्स की ऑफर्स हैं, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी। सैलरीज, जॉब ए की है 80,000, जॉब बी की है 100,000 और जॉब सी की है 70,000। अब बज़ाहिर जो देखने में नजर आ रहा है कि बेस्ट जॉब जो है वो जॉब बी है, सो पर्सन करेगा क्या? ये है बेस्ट, इसे इस पर्सन ने ऑप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेकंड बेस्ट क्या है? 80,000 वाली जॉब, तो ये आपकी कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की वजह से जो दूसरी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
इस एग्जांपल में 80,000 वाली जॉब ए ये आपकी कहलाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी तरह अगर आप बात करें गवर्नमेंट की, तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने मेट्रो रावलपिंडी बनाई थी। इस मेट्रो रावलपिंडी की कॉस्ट थी तकरीबन 30 बिलियन रुपीस। इस 30 बिलियन रुपीस में 6 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते थे। तो है क्या, बेसिकली आपकी मेट्रो रावलपिंडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 हॉस्पिटल्स है कि अगर ये मेट्रो ना बनती तो इसकी जगह पे 6 अस्पताल बनाए जा सकते थे। गवर्नमेंट को क्योंकि मेट्रो बेस्ट अपॉर्चुनिटी लग रही थी, तो उन्होंने सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि हॉस्पिटल से, उनको छोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बेसिकली कहलाती है आपकी एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जब आप एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे तो दूसरी प्रोडक्ट के कुछ यूनिट आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहे थे। दैट वाज बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। So marginal rate of technical substitution is also called opportunity cost. Then comes कैपिटल फॉर्मेशन। ये छोटा सा टॉपिक है जो आई कैप के एग्जाम्स के अंदर 5 मार्क्स का टेस्ट हो चुका है। एन इंक्रीज इन कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंट्री which means the country can produce more goods and services in future। किसी मुल्क के कैपिटल एसेट्स के अंदर होने वाला इजाफा, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की मशीनरी में इंक्रीज आ जाए, या उस कंट्री की वेल्थ में इंक्रीज आ जाए, उसके पास पैसा ज्यादा आ जाए, कैश इक्विवेलेंट्स आ जाए, मशीनरी के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए, मशीनरी के अंदर इंक्रीज आ जाए, या उसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए बाय यूजिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो इसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से होगा क्या, कैपिटल आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज आएगी, इट मींस कंट्री के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, कंट्री फ्यूचर के अंदर ज्यादा वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकेगा। सो कैपिटल फॉर्मेशन मीन एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एसेट्स। मुल्क के जो पैदावारी असासे हैं उनके अंदर होने वाला इजाफा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होगी कैसे, सबसे पहले क्रिएशन ऑफ सेविंग्स। कोई भी पर्सन हो, कोई भी कंट्री हो, उसकी आमदनी के 2 ही हिस्से बनते हैं, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। किसी भी मुल्क के लोग जो भी कमाते हैं वो अपनी इनकम के 2 हिस्से करते हैं, या तो इस इनकम को कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम हुई इनकम का मतलब है ये इनकम आपको फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होगी किसी भी काम के लिए। दूसरा है सेविंग्स, जो आपने पैसे बचा लिए हैं आज, कंज्यूम नहीं किए, कि फ्यूचर में आपको किसी और काम के लिए अवेलेबल हो। सो फ्यूचर में यूज करने के लिए सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट या आपकी स्टेट सेविंग्स को क्रिएट करती है। सेविंग क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट कई तरह के लालच देती है अपनी पब्लिक को। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है और उस बढ़े हुए इंटरेस्ट की वजह से लोग लालच में आके कंजम्पशन कम करते हैं और सेविंग ज्यादा करते हैं। अब सेविंग वो पैसे हैं जो लोगों के घरों में बेकार पड़े हैं। घरों में पड़ी हुई सेविंग इकोनॉमी के लिए खराब है, बेकार है। अगला स्टेप क्या होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेविंग उसी सूरत में आपके मुल्क के लिए बेहतर है जब ये प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो।
प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए आपको इस सेविंग को शिफ्ट करना पड़ेगा किसी फैक्ट्री की तरफ, किसी एंटरप्रेन्योर की तरफ। अब सेविंग करने वाला नहीं जानता किस एंटरप्रेन्योर को कैपिटल की जरूरत है। सो होगा क्या, जो सेवर्स हैं वो अपनी सेविंग को शिफ्ट करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आएगा, आपके बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स। बेसिकली किया क्या, आपने सेविंग को मोबाइल कर दिया है, सेविंग को मूव करवा दिया है घरों के अंदर बेकार पड़ी सेविंग से टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशली बैंक्स। जब आपकी सेविंग किसी बैंक के पास पहुंचेगी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास पहुंचेगी, वो उस सेविंग को लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करेगा और तीसरा फेज आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स टू इन्वेस्टमेंट। जब बैंक वालों को सेविंग मिलेंगी, वो करेंगे क्या, इस सेविंग को लेंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे आपकी इंडस्ट्री के लिए। तो जो पैसा घरों में बेकार पड़ा था पहले वो बैंकों में पहुंचा और बैंकों से पहुंच गया इंडस्ट्री के अंदर, एंटरप्रेन्योर के पास। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, इससे फिजिकल कैपिटल परचेज करेगा, इससे रॉ मटेरियल परचेज करेगा, इससे ह्यूमन कैपिटल परचेज करेगा और प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। सो होगा क्या, हुआ क्या, वो पैसा जो इनकम से पहले आइडल सेविंग में कन्वर्ट हुआ, वो सेविंग मूव करके आपके फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आई और फाइनेंशियल सेक्टर ने उसको प्रोडक्टिव सेक्टर तक पहुंचा के, एंटरप्रेन्योर्स के हाथों तक पहुंचा के उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका ये पैसा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आपकी कौमी आमदनी किस तरह से मुल्क के अंदर मूव करेगी, घूमेगी। सबसे पहले देखते हैं टू सेक्टर्स इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी आपकी ऐसी इकोनॉमी होगी जिसके अंदर टोटल दो ही सेक्टर्स होंगे, एक आपके प्रोड्यूसर्स और एक आपके कंज्यूमर्स। टू सेक्टर इकोनॉमी जिसमें टोटल दो ही सेक्टर होंगे, आपके कंज्यूमर्स यानी कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म्स। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करेंगे लेबर, ये इन्हें मजदूरी फराहम करेंगे। जवाब में फर्म्स वाले क्या करेंगे, फर्म्स वाले इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, वेजेस। हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करेंगे आपकी लेबर और बदले में फर्म्स वाले इनको प्रोवाइड करेंगे वेजेस। अब लेबर ने फर्म्स के पास जाके काम किया है, क्या होगा, फर्म्स के पास गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, तो फर्म्स वाले आपके हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। जब फर्म्स वाले हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बदले में हाउस होल्ड्स इनको पे करेंगे प्राइस। इसके अलावा आपके हाउस होल्ड्स, यहां आएगा आपका फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर वो होता है जो पैसे का लेन देन करता है, जो पैसे को डील करता है। हाउस होल्ड आपके फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे अपनी सेविंग्स, बदले में आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये हाउस होल्ड को पे करेगा इंटरेस्ट। इसी तरह जब ये सेविंग पहुंचेगी फाइनेंशियल सेक्टर तक, फाइनेंशियल सेक्टर
फर्म्स को प्रोवाइड करेगा लोन्स, और बदले में फर्म्स वाले हाउस आपके फाइनेंशियल सेक्टर को पे करेंगे इंटरेस्ट। ये कहलाएगी आपकी टू सेक्टर इकोनॉमी के पैसा जो है ये इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल उसी तरह मूव करेगा जिस तरह बॉडी के अंदर ब्लड मूव करता है। दैट इज कॉल्ड योर टू सेक्टर इकोनॉमी। देन कम्स थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसके तीन सेक्टर हैं। तीसरा सेक्टर कौन सा आएगा? आपकी गवर्नमेंट। हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे? हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे टैक्सेस। किस फॉर्म में? एक ये डायरेक्ट टैक्स अदा करेंगे अपनी आमदनी के ऊपर, अपने इनकम के ऊपर, विच इज कॉल्ड इनकम टैक्स। बदले में गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करेगी? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट इनको अवामी फलाह के इदारे चला के देगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रन करके देगी। फर्म्स वाले गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे? फर्म्स वाले गवर्नमेंट को पे करेंगे टैक्सेस। बदले में गवर्नमेंट फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक शय का नाम नहीं है। बेसिकली आपका रोड नेटवर्क, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाईज, सैनिटेशन, इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लें तो आपकी कहलाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म्स वाले गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, बदले में गवर्नमेंट इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। दिस इज कॉल्ड योर थ्री सेक्टर इकोनॉमी। देन कम्स फोर सेक्टर्स इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसके चार हिस्से हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया। आपके हाउस होल्ड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या प्रोवाइड करेंगे? हाउस होल्ड प्रोवाइड लेबर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरह आपके मुल्क की लेबर किसी और मुल्क में काम करने के लिए जाती है, वहां जाके ये काम करेंगे, अर्निंग करेंगे, और जब ये अपनी अर्निंग कमा के अपने मुल्क को भेजेंगे, उसका एक स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस, तरसीलाते ज़र। वो पैसा जिसके अगेंस्ट आप उस दुनिया को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिसके अगेंस्ट आप अपनी उस लेबर को कुछ दे नहीं रहे, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। फर्म्स वाले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या प्रोवाइड करेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। आपकी फर्म्स अपने मुल्क का आउटपुट जब दुनिया के बाकी मुल्कों को सेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। और जब बाकी दुनिया से ये जो कुछ मंगवाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट्स। दैट इज कॉल्ड योर फोर सेक्टर इकोनॉमी। इस तरह से आपका पैसा फोर सेक्टर इकोनॉमी के अंदर मूव करता रहेगा। बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर मूव करती रहती है, जस्ट लाइक ब्लड। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड मूव करता है, इसी तरह इकोनॉमी के अंदर आपका पैसा मूव करता है, आपकी नेशनल इनकम मूव करती है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4x4 इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसके चार सेक्टर्स हैं। यहां तक आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 to 10 मार्क्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 आपके 6 से लेके 10 मार्क्स तक एग्जाम में आते हैं चैप्टर नंबर 1 से। कभी वो आपके इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के फीचर्स पूछ लेता है, कभी इस्लामिक वेज ऑफ फाइनेंसिंग पूछ लेता है, कभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से क्वेश्चन आ जाता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपके कैपिटल फॉर्मेशन से। इसी तरह 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कि किस टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी स्कूल या कॉलेज को चाहिए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1।
यहां हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।